नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जीवन पद्धति में हमारी जो वैदिक पद्धति रही है उसमें गाय का क्या स्थान रहा है। गाय का हमने सबसे प्रमुख स्थलों में प्रमुख पूजनीय स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। गाय की मान्यता हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गंगा, गायत्री और ब्रह्म के साथ में स्थापित की गई है। तो आप समझ सकते हो कि हमने गाय को क्या स्थान दिया है, और गाय को ये प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है। तो गाय की कुछ विशेषताएं रही हैं, कुछ ऐसी अनुकंपा रही है, कुछ ऐसी कृपालुता रही है कि हमने गाय की उस मूल्य को बहुत पहले समझ लिया था। हमारे पूर्वजों ने गाय की इस उपयोगिता को हजारों हजारों साल पहले पहचान लिया था, इसलिए हमारे जीवन में गाय की बहुत विशेषता रही है। गाय की विशेषता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि जिन घरों में ईश्वर की पूजा होती है, अर्चना होती है, मंदिर होते हैं, वहाँ भी ईश्वर को प्रसाद लगाने से पहले गाय के लिए चंदिया निकाली जाती है, गौग्रास निकाला जाता है। चंदिया के रूप में गाय को पहली रोटी तैयार करके उसको घी से चुपड़ कर उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के सर्वप्रथम गाय को दी जाती है। और ऐसे ही जब घर में कोई अनुष्ठान होता है, घर में कोई ब्रह्मभोज होता है, भोजन का कार्यक्रम होता है, तो जो ब्रह्मभोज का भोजन होता है उससे पहले भी गौग्रास के रूप में, गाय के अंश के रूप में भोजन का अंश निकाल के गाय को दिया जाता है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में गाय की क्या विशेषता रही है। वैसे हम ये अनुभवों से भी बात है, मैं पौराणिक ग्रंथों की बात नहीं करता, निजी अनुभवों की बात भी करता हूँ। मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता, मैं अध्ययन मनन चिंतन की बात करता हूँ। जिन लोगों ने गाय को रखा है, गाय के ऊपर अध्ययन अनुसंधान किया है, गाय के को निजी जीवन में अनुभव किया है, वो भी इस बात को जानते हैं कि जिन घरों में गाय की कृपा रहती है, गाय का निवास रहता है, गाय की पालना की जाती है, गाय की सेवा शुश्रूषा की जाती है, वहाँ कोई अकारण कष्ट भी नहीं आता, ना अकारण कोई व्याधि आती है, ना कोई बीमार पड़ता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के मध्य या जो बेटे बेटी पुत्र पुत्रियों के वैवाहिक मांगलिक कार्य में भी किसी तरह का विघ्न नहीं आता। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हो या कोई वैवाहिक मांगलिक कार्य हो या फिर किसी नवीन चीज़ को खरीदा जाए या नई मकान बनाया जाए या गृह का प्रवेश किया जाए या कुछ भी किया जाए, तो सर्वप्रथम हम गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और गाय पूजनीय है, इसलिए हम किसी ऐसे उपयुक्त पात्र को जो गाय को रख सके, गाय की सेवा कर सके, जिसके जीवन में गाय की उपयोगिता हो और जो गाय को कभी बेचे ना, उसको गाय दान के रूप में भी देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गाय की को खेती खरीद फरोख्त कभी नहीं होती रही। हमने गाय को कभी बेचा नहीं, कभी खरीदा नहीं। हाँ, दान स्वरूप हमने गाय को दिया और दान स्वरूप उपयुक्त पात्र ने हमसे गाय को खरीदा। ये परंपरा सदियों से हमारे यहाँ चली रही है। इसीलिए जब तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में गाय को प्रथम स्थान मिलता रहा, हम बहुत स्थिर रहे, हम प्रगतिशील रहे, हम आर्थिक और शारीरिक रूप से भी हम उच्च स्तर पर रहे। हमने कभी असामयिक ना तो किसी रोग को देखा, ना व्याधि को देखा। और आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं। और यदि आप 50 साल के ऊपर हैं तो इस बात का आप अध्ययन ही नहीं, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि 1970-80 से पहले हमारे यहाँ जो गाय बहुत प्रचुर मात्रा में थी। अभी तो गाय को धीरे धीरे कत्लखानों में भेज कर एक तरह से नष्ट ही कर दिया गया है, एक तरह से विलुप्त किया जा रहा है। लेकिन 80 तक गायों की एक अच्छी संख्या, खासी संख्या भारत में थी। और यदि हम 1947 के आसपास की बात करें, तब हमारे देश में हमारी जनसंख्या से ज़्यादा आबादी गायों की रहती थी। और यदि थोड़ा सा पीछे लौटें, हम 18वीं शताब्दी के मध्य तक चले जाएं, 1857 के आसपास चले जाएं, तो भारत की जितनी आबादी थी उससे करीब करीब 3 गुना ज़्यादा यहाँ गौवंशता गाय रखी जाती थी। इसलिए गाय के आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति थी। और उस आर्थिक स्थिति के आधार पर हम विश्व व्यापार में, जो विश्व में व्यापार होता है, जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उस भारत का जो हिस्सेदारी थी करीब करीब 25% थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य शुरू किया, आपने इस चीज़ को देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी, हमारे यहाँ प्रोफेसर्स, हमारे सरकारी तंत्र के बहुत सारे लोग, हमारे मंत्री ये कहते रहे कि हमारे देश में तो कुछ होता ही नहीं था, हमें
हमें पढ़ना लिखना, हमको शब्द बनाना अंग्रेज़ों ने सिखाया। हमारे यहाँ तो सुई तक नहीं बनती थी, बटन तक नहीं बनता था, हमारे को कपड़े पहनने नहीं आते थे। तो वो कहते हैं कि सब कुछ हमें अंग्रेज़ों ने सिखाया। और जब अंग्रेज़ यहाँ थे, तब हमारे देश में जब अंग्रेज यहाँ पहली बार भारत में आए, तो उनकी गणना के आधार पर हमारा विश्व व्यापार में हिस्सेदारी करीब 32 से 35% था। और जब वो इस देश को छोड़ के गए, तब हमारी हिस्सेदारी विश्व व्यापार में 1.5% के करीब करीब थी। इसी तरह शिक्षा का आधार देख लें, जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए, अंग्रेज़ों से मेरा अर्थ सिर्फ ब्रिटिश से नहीं है, उससे पहले और भी अंग्रेज़ों की जो नस्लें हैं भारत में राज्य करती रही। इसमें फ्रेंच भी रहे, कुछ डच भी रहे, कुछ पुर्तगीज भी रहे। तो उन सब ने एक अध्ययन किया कि भारत में तब शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी कि यहाँ उनके पैमाने में 35 से 40% लोग पढ़े लिखे होते थे। और जब भारत से ब्रिटिश गए, अंग्रेज गए, तब हमारी शिक्षा की जो स्तर था वो 5-6% के आसपास था। और वो शिक्षक उसको मानते थे जो अंग्रेजी बोल लेता था, अंग्रेजी लिख लेता था, या अंग्रेजी जो विद्यालय थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, उनसे पढ़ के निकला था। वो उसको तो शिक्षित नहीं मानते कि जो आम सामान्य जीवन में है, क्योंकि हमने शिक्षा के इस स्तर को कई जगह विभाजित किया है। क्योंकि बहुत सारी शिक्षा तो हम परिवार से प्राप्त कर लेते हैं, बाप से प्राप्त कर लेते हैं, माँ से लेते हैं, क्योंकि माँ से बहुत कुछ सीख लेते हैं। आप विद्यालय में, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके खाना बनाना पूरी तरह से नहीं सीख पाते, या खाद्य की जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन माँ आपको भोज में, खाद्य में परिपूर्ण बना सकती है। इसलिए आपका जो पिता हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो अपनी विद्याओं के, अपने विधाओं के विशेषज्ञ हैं, वो उनमें निपुण कर सकते हैं। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट आपको निपुण नहीं कर सकता। आज सीख सकते हैं, चालबाजी सीख सकते हैं, मक्कारी सीख सकते हैं, आप दूसरों को धोखा देना सीख सकते हैं, आप अपनी चीज़ को बेचना सीख सकते हैं, लेकिन उससे आपकी निपुणता सिद्ध नहीं होती, आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं होती। आप व्यापारी हो सकते हैं और उसके आधार पर बहुत प्रचुर मात्रा में धन कमा सकते हैं, लेकिन उसको हम बौद्धिक क्षमता नहीं कह सकते। तो अंग्रेज जिस पार्टी से हमें बौद्धिक कहते हैं, उनकी दृष्टि से भी देखें तो बहुत बड़ा अंतर हमें आ जाता है। तो मैं बात कह रहा था कि जब तक हमारे यहाँ गाय थी, हमारे यहाँ समाज स्थिर था, चोरी चपाटी नहीं होती थी, हत्या बलात्कार नहीं होते थे, परस्पर प्रेम था, एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे की कर गुजरने की हमारी क्षमता होती थी। और हम सबसे बड़ी चीज़ थी, हम धैर्यशील थे, हम बहुत विवेकशील थे, बहुत उन्नतशील समाज के अंश रहे हैं। हम पे कितने लोगों ने, कितने विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, हमें नष्ट करने का प्रयास किया, हमारी सभ्यता को, जैसे अन्य सभ्यताओं को उन्होंने कुछ वर्षों के अंतर्गत पूरी तरह नस्तूरबाद कर दिया। हमें नस्तूरबाद करने के लिए पिछले 2000 सालों से निरंतर प्रयास होते रहे, लेकिन आज फिर भी, क्योंकि हमारे अंदर गौ माता थी, हमारे यहाँ एक पद्धति थी, जीवन एक शैली थी, जिसके आधार पर हम निरंतर चलते रहे। और उसके उस जीवन पद्धति और गौ सेवा के माध्यम से आज हम यथावत हैं। अब पिछले 30, 35, 50 सालों में कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब हमारी संस्कृति नष्ट होने लगी है। सबसे पहले तो हमने गाय को अपने घर से निकाल दिया, और गाय को रखा तो हाइब्रिड कर लिया। जब से हमारे देश में गाय, हमारे घरों से गाय निकली, तब से हम बीमार होने लगे, हमें अराजकता आ गई, हम एक दूसरे को धोखा देने लगे। और यदि हम पारस्परिक संबंधों की बात करें तो वैमनस्यता की बात आने लगी। 30-40 साल पहले हमारे देश में तलाक जैसी कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं थी। आज तलाक की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको सोचना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि देखा गया है, मैं ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं करता, यथार्थता की बात करता हूँ। जिन परिवारों में गाय की सेवा की जाती है, गाय की पालना की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, वहाँ कभी वैमनस्यता, वहाँ कभी भाई भाई, पति पत्नी या बहन भाई के मध्य कभी वैमनस्यता, कभी संदेह की दीवार खड़ी नहीं होती। वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रेमपूर्ण रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप इस चीज़ को से देख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैवाहिक कार्य हो, संतान की हो, या मृत्यु की अवसर हो, मृत्यु यदि दीर्घ हो रही, पीड़ादारी होती, तो गाय दान की हमारे यहाँ पर पार्टी रही है कि गाय दान करने की परंपरा रही है। तो यदि हम गाय रखते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो जीवन में हमारे ना तो
आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, ना हमारे में कलेश झगड़े लड़ाई होती है, ना बीमारी आती है, और हम आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से निरंतर उन्नति करते रहते हैं। और ये व्यवहार की बात है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई कथावाचक का प्रवचन नहीं है। मैं वैज्ञानिक, मैं खुद स्वयं वैज्ञानिक हूँ, और पिछले 14-15 सालों से जब से मुझे गाय की जानकारी मिली है, गाय मेरे परिवार में तो बचपन से पाली जाती थी, मैं बचपन से गाय को देखता हूँ, लेकिन गाय को मैंने उस दृष्टि से नहीं देखा जितना कि पिछले 10-12 सालों से मैं गाय का अध्ययन किया है। मैंने तो एक चीज़ देखी है कि आप गाय के पास रहते हैं, आपके विचार बदलने लगते हैं, आप तनावग्रस्त हैं, आप पीड़ित हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप निराश हैं, हताश हैं, लेकिन आप गाय की जैसी के आसपास जाते हैं, गाय का स्पर्श करते हैं, गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करते हैं, आपकी वो निराशा, हताशा आपके मन से निकलने लगती है। आपके मन के अंदर यदि कुंठा है, आपके मन के अंदर यदि आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, जीवन से निराशा हो गई है, आप कुछ विशेष जीवन में करना चाहते हैं, किसी की हत्या करना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी की चोरी चपाटी करना चाहते हैं, लेकिन जब गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करते हैं तो ऐसे विचार आपके मन से निकल जाते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बोध आने लगता है, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक करने की जो प्यास है जागने लगती है, आप कुछ अनुवांशिक करने लगते हैं, सृजनात्मक कार्यों की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये गाय की बहुत है। और गाय के जो सानिध्य में जो रहते हैं उन्हें मालूम है कि यदि कोई परिवार में बीमार होने लगे या किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई व्याधि आने लगे, कोई उसको कष्ट में फंसने लगे, तो गाय पहले बता देती है। इसलिए हमारे परिपाटी रही कि हम यदि कहीं व्यापार के लिए जाते थे, किसी लंबी यात्रा पर निकलते थे या किसी से व्यापारिक सौदा करने जाते थे, तो सबसे पहले हम माता पिता के साथ में गाय का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलते थे, और देखते थे कि यदि हमें गाय का आशीर्वाद मिल गया तो वो काम 100% सटीक होना ही है, पूर्ण होना ही होना है। अन्यथा गाय हमें देखकर अपने व्यवहार में कुछ ऐसा दिखाने की प्रयास करती है जिससे हमें लगता है कि हमारी यात्रा दूर रहने लगी है, या यात्रा में कई विघ्न आ सकते हैं, हमारे लिए सामने कई परेशानी खड़ी हो सकती है। तो गाय तो दूरदृष्टि है। यदि समाज हमारे आसपास कुछ घटित होने वाला है, कोई आंधी तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो ये गाय काफ़ी घंटे पहले हमें सूचित कर देती है। इसी तरह यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, या चोरी चकारी होने वाली है, हत्या होने वाली है, तो गाय हमें कुछ कई घंटे या कई दिन पहले इस बात की सूचना देती है कि उसके व्यवहार में वैसा बदलाव आ जाता है। इसी तरह गाय हमारे सानिध्य से रहती है, हम गाय को कुछ पर पालते हैं, तो गाय के चेहरे में पारिवारिक सदस्यों का चेहरा प्रकट होने लगता है। आप कभी देखना, यदि आपने गाय रखी है और गाय रखते हुए 5-10 साल आपको हो गए, तो आप देखेंगे गाय के कई सदस्यों की जो आवा है गाय के चेहरे में, बैल के चेहरे में आने लगती है, यदि आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। आपकी गाय के चेहरे को देखकर दूसरा व्यक्ति बता सकता है कि ये गाय, ये बैल उस परिवार से उसका है। तो स्वास्थ्य के बारे में तो आप जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों में भारतीय गाय को लेकर बहुत सारे कार्य हुए हैं। गाय का दूध एकमात्र ऐसा दूध है, इसमें जो 22 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से 21 अमीनो एसिड केवल मात्र गाय के दूध में होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा आहार नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें इतने सारे अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये हमारी शारीरिक निर्माण के लिए हैं, और शरीर के जो संरचना है उसके सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी कमी से बहुत सारी व्याधियाँ होने लगती हैं, हम एक तरह से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और गाय के शरीर में 50-60 तरीके के तो एंटीबॉडीज होते हैं, जो विभिन्न बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो निरोगी रखने में हमारी सहायता करते हैं। और गाय के जो दूध है, अभी तक वैज्ञानिक संरचना से, वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि 12 तरह के उसमें फैटी एसिड होते हैं, जिसमें कई फैटी एसिड अति आवश्यक हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, जो किसी और में नहीं मिलते। इन जो फैटी एसिड से हम न केवल बुद्धिजीवी बनते हैं, बल्कि अनुशासित होते हैं, बल्कि इसके प्रयोग से हम दूसरों के प्रति ज़्यादा प्रेमपूर्ण बनते हैं, हम दूसरों के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं। तो ये परस्पर जो प्रेम का व्यवहार है, वात्सल्यता का व्यवहार है, ये दूध के माध्यम से, गाय के माध्यम से सहजता से उपलब्ध हो जाता है। गाय के मूत्र के, गाय के गोबर, गाय के दूध के तो बहुत सारे प्रयोग आपने सुने होंगे, लेकिन मैंने एक बताया, यदि गाय के सानिध्य में आप व्यतीत करते हैं, गाय आपके पास रहती है, तो आपके चारों तरफ
खुशहाली रहती है, संपन्नता रहती है, क्योंकि यहाँ गाय रहती है, वहाँ पानी का अभाव नहीं रहता। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि 1971-72 तक भारत में ज़्यादातर हिस्से ऐसे थे या 5-6 फीट की गहराई में पानी उपलब्ध हो जाता था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ गाय बहुत थी, बहुत अधिक गाय थी। अब तो गायों की संख्या मात्र 6 या 7 करोड़ के आसपास रह गई है, क्योंकि 47 के आसपास तो उस देश में गाय की संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा थी। हमारी आबादी 35-36 करोड़ के आसपास थी, लेकिन गाय उससे 3 गुना ज़्यादा थी। इसीलिए पानी की कोई समस्या नहीं थी, हर जगह पानी उपलब्ध था। अब तो हिमालय में पानी उपलब्ध नहीं है, हिमालय की नदियाँ सूखने लगी हैं। और यदि आप अपने घर में, अपने आसपास कहीं गाय की सेवा करते हैं, गाय रखते हैं, तो आप देखते हैं कुछ वर्षों के अंदर अंदर उस सूखे क्षेत्र में भी पानी का लेवल ऊपर आने लगता है। ऐसे प्रयोग भी हुए हैं। मैं तो जानता हूं कि गाय के गोबर मूत्र से ऐसे खाद बन सकते हैं, और ऐसे तो बनते ही हैं कि जो मिट्टी को उर्वरक बनाए रखता है, मिट्टी की जो पोषकता है उसको नष्ट नहीं होने देता, मिट्टी को ऊसर नहीं होने देता। इसलिए फसल भी बहुत होती है। जब तक हमारे देश में गाय की अच्छी तरह से पालना होती थी, कभी आहार की, कभी खाद्यान्न की कमी नहीं हुई। अब जो कुछ कहते हैं कि खाद्यान्न कमी हुई, वो किस दृष्टि से कहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इतिहास में, हमारे नेताओं में, हमारे बुद्धिजीवियों के जो भाषण हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो किसी विशेष पर्पज़ के लिए होते हैं, वो यथार्थता से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो गाय इस स्थान पर रखी जाती है, इस परिवार में रखी जाती है, वहाँ धन की वर्षा होती है, वहाँ वैभवता की वर्षा होती है, वहाँ आनंद और पूर्णता की हमेशा वातावरण रहता है, परिवार सहज होता है। पारिवारिक जो बच्चे हैं जिनकी शादियों में विघ्न आता है, शादियां नहीं हो रही होती हैं या शादियां टूटने लगती हैं, परस्पर के व्यवहार में वैमनस्यता संदेह का वातावरण बन जाता है, वो परिवार भी गाय की पालना से, गाय को रख के, गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करके अपने जीवन को सहज तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। और ये बात मैं अंधविश्वास की नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं कथावाचन के रूप में नहीं कह रहा, ये मेरे निजी अनुभव हैं। और ऐसे अनुभव आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के जीवन में रहे। कई लोगों की असाध्य बीमारियां जो बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ठीक नहीं हुई, मात्र गाय की सेवा करके, गाय के पंचगव्य का सेवन करके, गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करके वो ठीक हुई। कैंसर तो छोटी सी बीमारी हो जाती है, कई ऐसी व्याधियां हैं जो ना दिखाई देती हैं, ना जिनका डायग्नोस होता है, और जिन पर निरंतर हम खर्च करते रहते हैं, इधर उधर डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के पास, एक स्थान से दूसरे स्थान में भागते रहते हैं, बीमारी का डायग्नोस भी नहीं होता। वो बीमारी भी कुछ समय गाय की सेवा करने मात्र से, गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करने के मात्र से वो समाप्त हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है, हमारा जीवन लौट आता है और हमारे अंदर सृजनात्मक क्षमता विकसित हो जाती है। तो मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गाय की उपयोगिता के ऊपर। तो गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम गाय की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर को एक एक करके भी यदि विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं इनकी चर्चा करूंगा आगे के वीडियो में, एक एक प्रसंग को लेकर आपको बताऊंगा। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया, ये मैटर पसंद आया, तो मेरे को आप लाइक अवश्य कर दें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और एक बार बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथाशीघ्र समय से पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।